अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर आईसीयू रूम में अब भी सब बैठ के बातें कर रहे थे। नर्स बाहर से अंदर आके कहती, आई थिंक हमें ये रूम में इन्हें शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आईसीयू रूम में इतने लोग नहीं बैठ सकते। तब वहाँ से भावना कहती है, मुझे रूम में नहीं, मुझे घर में शिफ्ट होना है। आई वॉन्ट टू होम, मुझे घर जाना है। सॉरी मैम, एक दिन के लिए तो आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा नहीं बड़ा हादसा था आपकी लाइफ का। हाँ, बच गई, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ मेरे दोस्तें हैं, मेरी मोहब्बत है, और मुझे क्या चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस एक सुकून से नींद लेना चाहती हूँ अपनी मोहब्बत की बाहों में। तब आंचल उन काजल उसको घूर के देखती है। मिस भावना, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही आप। नहीं, दोस्त तो तुम लोग सब हो, तुम लोगों को पता है मैं आई लव वंशिका, वंशिका लव विथ मी। तो छुपाने की क्या बात है। मुझे छुपाना पसंद नहीं है, और मुझे छुपाने वाले लोग भी पसंद नहीं है। मैंने कुछ गलत कहा है वंशिका? यू आर नॉट माई लाइफ पार्टनर। आई लव यू सो मच। बस फिर क्या है, जब इन्हें इतराज़ नहीं है सबके सामने मुझे आई लव यू कहने में, तो मुझे क्यों इतराज़ होगा सबके सामने ये कहने में मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में सोना है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आई वॉन्ट हर स्लीपिंग, माई लाइफ, माई पार्टनर, माई गर्लफ्रेंड, माई लाइफ ही सब कुछ। मेरी बेबी, मेरी जानू, मेरी सोना, इसके साथ मुझे सोना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम है। ओके ओके, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। हाँ, आप इन्हें रूम में शिफ्ट कर सकते, बस आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाए, ताकि हम थोड़ा सा इनके चेंज करके फिर इन्हें रूम में शिफ्ट करवा दिया जाए। आप क्यों चेंज करोगी, मेरी गर्लफ्रेंड है ना मुझे चेंज करने के लिए। मेरा मतलब आपकी जो ड्रेस वगैरह ये जो लगे हुए हैं, उन्हें निकालना है हमें। ये तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं कर सकती ना, हम नर्स को करना पड़ेगा। ओ अच्छा, ये वाली चेंजिंग करनी है। मैंने सोचा शायद आप मेरे कपड़े निकालने की बात कर रही हैं। हो, मेरे कपड़े सिर्फ हक मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया है। वो निकाल भी सकती है, पहना भी सकती है। बस वो वंशिका कर सकती है, कोई और नहीं। आई नो, मैं समझ गई मैं। आप बस थोड़ी देर हमें टाइम दीजिए, ताकि मैं आपको सही सलामत रूम में ले जाऊँ। फिर आप कुछ वो करने कीजिए, और उस वक्त डॉक्टर भी राउंड में आने वाले हैं, आपको चेकअप कर लेंगे। फिर आपके रूम में आपके फ्रेंड वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर सब लोगों को बाहर चले जाते हैं, यहाँ तक कि वंशिका भी बाहर चली जाती है। वंशिका आंचल से बात करती है। आंचल उससे कह रही थी, मैम अब क्या करना है, आपको यहाँ रुकना है। हाँ, मुझे आज रात रुकना है। अभी तो रात खत्म होने में बस 2 घंटे ही तो बाकी है, रुकना पड़ेगा मुझे। और सुनो, तुम जाओ आराम करो, और सुबह के 10 बजे मुझे यहाँ मिल जाना पुलिस स्टेशन में, कुछ काम है। और हाँ, 3-4 जगह और है जहाँ पर हमें छापा मारनी। ओके मैम। और हाँ, इनके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दो। मतलब मैं समझी नहीं। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों, बट मेरी गट फीलिंग कह रही कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए इनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, और मैं नहीं चाहती एक बार जो मैंने गलती की है वो दोबारा दोहराया जाए। मैं अब भावना को कोई भी तकलीफ में देखना नहीं चाहती। हर कीमत में मुझे भावना के साथ रहना है, और मुझे भावना को सेफ रखना है। इसके लिए चाहे मुझे अपनी पुलिस की आधी टीम भावना की हिफाजत के लिए लगाना पड़े, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन भावना को कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है हम अब इन सबको एक ही जगह पर शिफ्ट कर देंगे। फ्लैट से निकालना है मैंने। हाँ, हमारा पुरानी जगह पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर इन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके बारे में ना किसी को नहीं पता है, ना कमिश्नर को पता है, ना आईजी सर को पता है, किसी को नहीं पता है। बस हमें यहाँ से उन्हें यहाँ शिफ्ट करना है। और तुम यहाँ से काजल और उसे परी को वहीं लेके जा रही हो। अभी लेके जाना है? हाँ, अभी और इसी वक्त, क्योंकि उस जगह के बारे में अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं सिवाय तुम्हारे। ओके मैम, समझ गई मैं। तो ठीक है, तुम इन्हें लेकर निकलो। और हाँ, काजल और काजल से कहो अपनी फैमिली को भी सेफ रखे, कहीं ऐसी जगह जाने के लिए गए। तब वहाँ काजल आके कहती, डोंट वरी, मेरी फैमिली तो वैसे भी सेफ है। क्या मतलब? मतलब ये मेरी फैमिली, माई मॉम डैड इज गो टू मैरिड। क्या मतलब? मतलब ये मेरे मॉम डैड यहाँ के सबसे बड़े जज के घर शादी पे गए हुए हैं, और वो जज मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड है। तो उनकी बेटी की शादी है, तो उनकी शादी से पहले ही मेरे पापा को वो अपने साथ लेके चले गए, और अब तक मेरे पापा वहाँ पर पहुँच चुके होंगे।
तो इस शहर में नहीं है तुम्हारे पापा? बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है, जहाँ भी है सेफ है। ये देखिए इनविटेशन कार्ड। ओ इनके इनकी बेटी, इनके दोस्त है तुम्हारे पापा? हाँ। कोई शक है क्या? हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर नहीं, बड़े बड़े लोगों से मेरी डेट की पहचान है। ये तो एक छोटा सा एक फ्रेंड है मेरे पापा की, मंत्री से शंत्री से सबसे दोस्ती है। ओके, तो मेरा काम कर सकते तुम्हारी मंत्री शंत्री? हाँ, आप हुक्म कीजिए, मैं आपका भी काम करवा देंगे। मजाक मत करो, तुम जाओ। सुनो, तुम घर फ्लैट जाओ, वहाँ से कुछ कपड़े अपने लो और कुछ कपड़े परी के लो और कुछ कपड़े भावना के लो। तुम लोग वहाँ नहीं रहोगे? क्या मतलब, अब हमारी भी जान खतरे में है क्या? यही समझ लो, क्योंकि मैंने अब जब से अपने बारे में तस्वीर में उनको पता चला मैं हूँ वंशिका राय, आईपीएस ऑफिसर वंशिका राय, तो मेरे लोगों को मारने की कोशिश करेंगे जैसे कि भावना के साथ किया। और हमें ये रिस्क नहीं ले सकती। क्या तुम मेरा सपोर्ट कर सकती हो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे यार। तू ऑफ कोर्स करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ यार। तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँगी तो किसका सपोर्ट करूँगी? दोस्ती का उसूल है, दोस्त जैसे भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे बेवड़ा हो चाहे नशीली हो चाहे बुरा हो, बट दोस्त है मेरे। आप लोग मेरे, तुम लोग, आप लोग, आप सीरियसली? ठीक है, तुम हमारी दोस्त थी, हमारी दोस्त हो और हमारी दोस्त रहोगी। रही बात मिस परी की, मैं बता दूंगी उन्हें कि उन्हें कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी अपनी और भावना मैम की, तो हम लोगों को यहाँ से निकलना है। बस इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना। नहीं, और हाँ, किसी को नहीं बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, और तुम्हारे मोबाइल वगैरह सब कुछ तुम यहाँ रख दो घर पे अपने, सारी चीज़ें वहाँ। तुम्हें एक मोबाइल, एक नया सिम दिया जाएगा, उसी सिम से तुम बात कर सकती हो। ओके, मुझे कोई इतराज़ नहीं, पर हमारे कुछ पर्सनल चीज़ें भी होंगी। परी आके उनके ज्वाइन करती है। परी, मुझे पता है कि तुम्हें मैं शायद पसंद नहीं हूँ, तुम्हें मेरी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक आईपीएस ऑफिसर थी, आईपीएस ऑफिसर हूँ और आईपीएस ऑफिसर ही रहूँगी। तुम सबकी जिम्मेदारी अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जिस मिशन पे हूँ वहाँ पर मेरे ही फैमिली, मेरी चीज़ों को टारगेट करके मुझे रोका जाएगा। मुझे रोकने के लिए वो तुम लोगों को निशाना कर सकते, तुम दोनों को, तुम्हें, काजल को या फिर मेरी भावना को। और मैं एक चीज़ फिर से कहती हूँ, एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, दोबारा मैं उस गलती को दोहराऊंगी नहीं। इस बार मैं तो बिल्कुल भी उस गलती को नहीं दोहराऊंगी जिससे तुम लोगों को नुकसान पहुँचे। इस चीज़ का मैं पूरी तरह से अब ख्याल रखूँगी। अब मेरे दुश्मन लोगों को मेरे चेहरे के बारे में पता चल चुका है, यहाँ तक कि माफिया क्वीन को भी मेरे बारे में पता चल चुका है। तो आए दिन वो मेरे सामने आएगी, टकराएगी, मुझसे बातें करेगी और मुझे अपने साथ एक मिशन में रखना चाहती है, और मैं अपने मिशन में उसे लेना नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। तो क्या वो करप्ट है? पता नहीं, लेकिन अभी तक तो उसने कुछ गलत किया नहीं है। जहाँ तक मैंने उसके बारे में छानबीन की, उसके बारे में पता लगा है। एक चीज़ बताइए आंचल ने हमें, आप यहाँ पर आई थी एक मिशन पे, एक इंसान को ढूंढने के लिए, आपने उसे ढूंढना छोड़कर आपने अपनी चीज़ों पर फोकस किया है। ये सब क्यों? मेरे लिए वो लड़की इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होती तो इस वक्त वो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने होती। इसलिए मैंने उसे ढूंढने में कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरा एक मिशन बहुत पुराना था, उस मिशन पे मुझे काम करना था। इसलिए मैं इस टीम में आ गई थी, और इसके लिए मुझे अगर किसी को ढूंढने के लिए कहा गया है तो मैं कहूँगी, करूँगी, और मुझे इस मिशन में आना था। तो इसलिए मैंने इस चीज़ के ज़रिए इस मिशन में आ गई थी, और कर तो मैं अपने काम रही थी। मुझे अपने काम पर फोकस था, मुझे अंडरवर्ल्ड की सारी चीज़ों के बारे में पता करना था, और मुझे पता पहले से लगा रखा था। बस कुछ लोगों की वजह से मुझे उस केस से हटाया गया था। वजह नहीं पता, वजह पता थी कि मैं ईमानदारी से काम कर रही थी, लेकिन कौन लोग, किसका हाथ इस चीज़ में, ये मुझे नहीं पता था। अब जब पता चल गया है, मेरे कमिश्नर सर ने मुझे इन चीज़ों को हटाने के लिए किया गया है, उन्हें रखा गया कि मुझे हटाया जाए इन चीज़ों से, तो उन्होंने अपना काम बखूबी लिवाया। तो मैंने भी अपना दिमाग लगाकर अपनी चीज़ें की हैं। उन्हें माफिया क्वीन, मतलब अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी चाहिए थी, और उसे ढूंढने के लिए मैं थी। उन्हें पता था कोई ढूंढे ना ढूंढे, लेकिन वंशिका राय उसे ज़रूर ढूंढेगी। इसलिए उन्होंने मुझे
मेरी वर्दी वापस की, मुझे मेरी चीज़ें वापस की और मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उनको कह दिया हाँ मैं उसे ढूंढ लूँगी। 1 महीने का टाइम लिया और मैंने 1-2 महीने ऐसे ही सवाल करने का टाइम ले लिया था, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ों पर फोकस करना था। मुझे अंडरवर्ल्ड की चीज़ों पर छापा मारना था, उनके बारे में पता लगाना था और यहाँ आने के लिए मुझे कानूनन कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और बिना कानून के सपोर्ट की मुझे वो चीज़ नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी को ढूंढने का ये केस लिया था और मैंने उसे ढूंढने के बजाय अपने मिशन पर फोकस किया है। तो क्या आप उसे ढूंढना अब छोड़ चुकी हैं? मैं तो उसे ढूंढना कब का छोड़ चुकी हूँ। वो लड़की इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो गंदे लोग, वो लोग जिन्होंने हमारी इस दुनिया को बर्बाद किया, हमारे नए नस्ल को बर्बाद किया। हमारे यहाँ पर लड़कियाँ गायब हो रही हैं अचानक से, कॉलेजेस में से, स्कूलों के बाहरों से, कहीं से भी लड़कियाँ गायब हो रही हैं, उनकी तस्करी की जा रही है। उसके बारे में मुझे पता लगाना था। मैंने इस मिशन में बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब मुझे इस मिशन से हटाया गया था, सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की हुई थी, बिना वजह के मुझे इस मिशन से हटाया गया था और मुझे इसके लिए सस्पेंड तक किया था और मुझ पर केसेस भी चलाए थे। लेकिन केसेस तो मैंने क्लियर कर ली थी, लेकिन अपनी वर्दी को मैं पा नहीं पा रही थी, इसलिए और मैंने खुद से ऐसी चीज़ें करवाई कि मेरे कमिश्नर सर खुद से आके मुझे मेरी इस केस को दे और मैं उस चीज़ के चक्कर में अपने काम करती रहूं। और मैंने किया वही जो मुझे करना था। मुझे माफिया क्वीन को ढूंढना था, जो अब इस कर तख्त पर बैठने वाली है, उसे ढूंढना था। लेकिन उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जितनी मैंने कलेक्ट की है, उनमें से मैंने उसके खिलाफ कोई भी गलत चीज़ें नहीं देखी है। जैसे कि कभी किसी केस में, कभी किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व है। तो क्या आपको पता है कौन है? अब तक पता नहीं चला है मुझे और शायद मैंने ढूंढने की इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की। ये कहो मैंने अपना 100% अगर मैंने इसे ना देखकर अपना 100% मैंने अपने मिशन पे दिया है तो मैं गलत नहीं हूँ। मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। मुझे उस लड़की को ढूंढने से बेस्ट लगा अपनी चीज़ें क्लियर करना। मुझे तकरीबन मैंने 10 इस जगह पर छापा मारे थे, 5 जगह पर मैंने पहले छापा मारे थे और उनमें से वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिली, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, इसलिए मुझे वो चीज़ रोकनी पड़ी। ऐसे करते करते मैंने उसके अंदर तक कदम रख दिया था। कमिश्नर को इस चीज़ की भनक तक पड़ने नहीं दी थी कि मैं उनके काम के बजाय अपने पर्सनल काम कर रही हूँ, मतलब अंडरवर्ल्ड की दुनिया को देश देश करने का प्लान बना रही हूँ। और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं अब भी कहती हूँ मेरे लिए वो लड़की इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो गंदी नाली के कीड़े इम्पोर्टेंट है जो हमारे अच्छी खासी चीज़ों को गंदा कर रही हैं। कहते हैं ना, तालाब में एक मछली भी खराब हुई तो पूरे तालाब की मछली को गंदा कर देगी। उसी तरह का मिसाल है। मुझे अंडरवर्ल्ड के एक एक इंसान को चुन चुन के निकालना है, उनके चेहरे जो अंधेरे में छुपे हैं उन्हें बाहर निकालना है। और मुझे अगर ये करना है तो मुझे मेरी वर्दी चाहिए और मुझे मेरी वर्दी के लिए अगर किसी को ढूंढना पड़े तो मैं ढूंढने वाला काम करूँगी, लेकिन उसको फोकस ना करके मुझे अपनी चीज़ों को फोकस करना अच्छी तरह आता है। ये सच है। ओके, तो आप अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी को नहीं ढूंढ रहे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कॉलेज में इंटर करते हुए सिर्फ 2-3 दफ़ा उसे ढूंढने की कोशिश की, इसके बाद मैंने उसे ढूंढना नहीं चाहा, क्योंकि मुझे ये काम नहीं करना था। मुझे चौकीदार नहीं बनना था। मुझे किसी को ढूंढने वाला हाँ, जासूस। मुझे जासूसी नहीं करनी थी, मुझे अपनी फोकस अपनी चीज़ों पर करनी थी। तो अगर आप उसे ढूंढ लेती तो आप उसके साथ क्या करती? तुम इतने सारे सवाल कर रही हो परी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम ही तो नहीं हो माफिया क्वीन। अच्छी मजाक कर लेते हैं आप। बचपन से लेकर अब तक मैंने जो चीज़ें देखी मैंने वही कही है। वैसे एक बात है, अगर आप उसे ढूंढने में इंटरेस्ट नहीं लगा रही है तो लगता है वो कोई ख़ास इंसान नहीं होगी। शायद है, नहीं ख़ास है वो। मैं ये नहीं कहूँगी ख़ास नहीं है, ख़ास है। अगर ख़ास नहीं होती तो उसे ढूंढने के लिए इतनी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। क्या मतलब? अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी, राज सिंघानिया की इकलौती बेटी,
एक बेटा एक बेटी है। अभी हाल ही में पता चला है उनकी मिसेस फिर से प्रेग्नेंट है। वो अब बस 2-3 1 हफ्ते या 2-3 हफ्ते के बाद उनकी डिलीवरी होने वाली है, ये पता चला है। और मिस्टर राज सिंघानिया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर चुके हैं, लेकिन उनकी वाइफ नीलम जो एक बहुत बड़ी लॉयर है, बहुत बड़ी वकील है, उन्होंने अब तक अपनी बेटी को सेफ रखा है, सब चीज़ों से, हर चीज़ों से उसे छुपा के रखा है। और उनसे खुद मिलने जाती है, लेकिन कब जाती है किसी को नहीं पता, कहाँ जाती है ये भी किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कुछ दिनों से कुछ अजीब चीज़ें मुझे पता चली हैं, अजीब चीज़ें, जैसे कि राज सिंघानिया के घर में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं और घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही हैं, ज़्यादातर घर में रहती है। मिसेस नीलम वो अपने टाइम पर निकलती, लेकिन उनके साथ कुछ लोग निकलते हैं, उनको लेके जाते फिर उनको लाते हैं वापस घर पे। ये चीज़ कहीं उनको किडनैप वगैरह तो नहीं किया है होगा। ये बात कहती है आंचल। आंचल की बात सुनकर एक पल के लिए वंशिका देखने लगती। 1 मिनट, तुमने क्या कहा, फिर से कहो। शायद उन्हें किडनैप किया होगा। ऐसे किडनैप कौन कर सकता है मैम, वो कोई मामूली इंसान तो नहीं है, और राज सिंघानिया को कौन किडनैप कर सकता है, ये भी तो जरा सोचने की बात है। वही जो उसके आस्तीन में सांप है वही तो कर सकते हैं ये सारी चीज़ें मैम। आई आई थिंक, वंशिका कहती, आई थिंक, 1 मिनट, सोचने की बात है, सही कहा तुमने। कुछ दिनों से मुझे अजीब सी चीज़ें देखने को मिल रही है। मैंने अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश की है। राज सिंघानिया आजकल मीटिंग नहीं कर रहे, सबसे ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं करण। करण उनकी अड्डे पर जाते, उनकी कुर्सी पर बैठने लगे। शिट, मैं ऐसे कैसे, ये चीज़ कैसे छोड़ सकती हूँ। करण 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 करण, तो ये सब करण कर रहे हैं। यू मीन टू से मिस्टर सिंघानिया नज़रबंद है। अब क्या करने में, कुछ करो मत, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और राज सिंघानिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, वो क्यों, ये परी पूछती है, ये सवाल परी पूछती है, ओ क्यों भला। काजल भी सिर्फ सुन रही थी, काजल गौर से। तो वो कहती है क्योंकि राज सिंघानिया वो है, अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचा है तो राज सिंघानिया उसके साथ नस्लों पर कयामत बन के टूटेंगे, इतना तो यकीन है मुझे। लेकिन इस वक्त जो कह रही है आपकी, मेरी मतलब मिस परी, परी परी पूछती है आंचल की तरफ देखकर। जो आंचल कह रही है उससे तो यही लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। अगर मिस्टर सिंघानिया को इस तरह से रखा गया है तो कुछ तो हुआ है ना, कुछ चीज़ें ऐसी। तब उनके मोबाइल पर एक बीप होती है, बीप जैसे ही देखती है तो शौक हो जाती है, तो कहती क्या हुआ, ये मैसेज क्यों किया कर रही है मुझे, कौन है। तो नंबर दिखाती है। जितनी स्टॉकिंग अगर आप लोग इस तरह मेरे बारे में करना चाहते हैं तो मुझसे मिलने आ जाइए यहाँ पे, इस जगह पे। हम कुछ बातें करेंगे पर्सनली, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको आने देना चाहे तो। होती है वह माफिया क्वीन की मैसेज। तो ये देख के कहती, ये मुझे बुला रही है या फिर कोई और चाल है किसी और की। अब आप क्या करेंगी, चलती हूँ, मुझे भी तो इससे मिलना है, फेस टू फेस मिलना है। मेरी गर्लफ्रेंड ने शिकायत की है, उसे दूर भी तो करना है। क्या मतलब, मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा है कि कोई भी इंसान मेरा गला नहीं पकड़ सकता, तो उसके अलावा मेरा गला कोई पकड़ वाकई नहीं सकता। तो मुझे इस चीज़ का जवाब देना है। तो हम भी चलें, नहीं, तुम्हें जो कहा है वो करो, तुम यहाँ पर जाओ। और हाँ, अब अपने उस सूत्रों को, इंसान को उठाओ और उसे कहो कि अंदर का क्या मामला है, पूरी तरह से तुम्हें बताए। क्योंकि 2 दिन से वो मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे, मैं अपनी चीज़ों में उलझ के उससे जवाब नहीं दे पा रही हूँ। अब तुम मुझसे बात करो और जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिले मुझे बता देना, ठीक है। ओके मैम, मैं बता दूंगी आपको। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सबसे पहले फ्लैट जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान लेते हैं और परी रूम में जाती है। परी अपने कुछ बैग कपड़े वगैरह निकाल रही थी, तब आंचल आके से पीछे से हक करके कहती है, नाराज़ हो, नहीं तो खुश हो, नहीं नाराज़ हो, हाँ हो, थोड़ी बहुत तो होना बनता है ना, इतनी बड़ा शौक जो मिला है मुझे। आई नो तुम्हें शौक मिला है, बट ट्रस्ट मी, मैं ट्रस्ट करती हूँ, कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें न अब भी मिसिंग है, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे,
कुछ ऐसी चीज़ें मिसिंग है जो समझ में नहीं पा रही हो, दिमाग लगाने की कोशिश कर रही हो। हाँ, लगा लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इतना याद रखो, आई रियली लव यू यार, बेतनाशा। तो परी पलटती है उसकी तरफ, उसके चेहरे को पकड़ के उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तकरीबन 5 मिनट तक उनकी किस होती है। तब अचानक काजल उस रूम में आके कहती, आंचल मैं तुझसे ओ ओ मैम सॉरी 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 सॉरी, आई थिंक मुझे नॉक करके आना था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये भी सिचुएशन हो सकती इस माहौल में। तब आंचल उसे घूर के देखती है तो कहती है, सीरियसली आने से पहले पूछ लेती, इस तरह करने से पहले बोल देती। अरे यार, मुझे क्या पता था तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रही हो। मैंने सोचा बस तुम लोग पैकिंग वगैरह कर रही हो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया तुमने हमारा। हाँ, कर सकती हो, लेकिन करने से पहले रूम लॉक कर लेना। नहीं, हाँ, हम ठीक है, तुम बोलो, कुछ कह रही थी। मिस परी बात को काट के कहती है, मैं ये कह रही थी कि मुझे बहुत से कपड़े लेने हैं या थोड़े कपड़े लेने हैं, ताकि मुझे बताओ एक ब्रीफकेस भर के लेना है या एक छोटा सा बैग लेना है, ये पूछने आई थी मैं। बाकी तुम लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं, आई थिंक तुम्हें जितना सही लगे उतना ले लो, ठीक है, मैं अपने हिसाब से ले लेती हूँ। ये क्या करूँ, वहाँ से चली जाती है। तो परी आंचल परी की तरफ देखने लगती है और कहती है, जो छोड़ा है वो कंप्लीट करें। तो परी कहती है, बस बकवास बंद करो, पैकिंग करती है, तुम जाओ अपने की पैकिंग वगैरह कर लो, फिर हमें यहाँ से निकलना है। तो कहती है, ठीक है, लेकिन थैंक यू सो मच, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, ये जानने के लिए कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं। नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें अब भी मिसिंग है, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम्हारी मॉम डैड के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे यहाँ से लाइफ में। अच्छा, एक बात बताओ, इसके बाद तुम्हारी न्यू फैमिली तुम्हें मिली, उनके साथ तुम्हारे रियो, तुमने मुझे उनके बारे में सब कुछ बता दिया था। हाँ, मैंने बता दिया था और सब कुछ सही है। वैसे एक बात है, आप तुमने भी मुझसे कुछ चीज़ें कही कि वो सारी चीज़ें सच है। मैंने तुमसे एक ही चीज़ छुपाई है, बाकी मैंने जो चीज़ तुम्हें बताई वो सब कुछ सच है, झूठ कुछ भी नहीं है। प्यार करती हो तुमसे, झूठ बोलकर मेरा क्या फ़ायदा होगा, ज़रा बताना पसंद करोगी तुम? झूठ बोलकर तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, और मुझे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। बस एक ही चीज़ कि मैं एक IPS ऑफिसर हूँ, यहाँ की नहीं, लखनऊ की हूँ। लखनऊ में मेरी ड्यूटी थी, तो खास करके वंशिका ने मुझे खुद से यहाँ बुलाया है। तो मैं इसके साथ यहाँ पर काम कर रही हूँ, क्योंकि वंशिका मेरी बैच कह सकते हो, जिस जगह पर हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है वहाँ पर हम लोगों की दोस्ती हुई थी। बहुत पहले दोस्ती थी हमारी, पुरानी भी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ ज़्यादा एकेडमी में हम ज़्यादा करीब आ गए थे। कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, सब लोग हम लोग चल रहे थे, अच्छी लाइफ थी, लेकिन एकेडमी में हम लोग कुछ ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे। तो वंशिका को मेरे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं था, इसलिए वंशिका ने पर्सनली मुझसे मिलने लखनऊ आई थी और उसने मुझे बताया था कि इस तरह की ऐसी मिशन है और इसे मुझे अपने साथ लेना है। और मैंने भी बिना सोचे समझे हाँ कह दिया, क्योंकि एक दोस्त ने एक दोस्त को पुकारा तो अपनी दोस्ती को क्यों ना साथ लेके चले। फिर बस यहाँ, फिर उसके साथ में यहाँ आ गई। इस कॉलेज में टीचर की स्टूडेंट बन गई थी, टीचर नहीं स्टूडेंट बन गई थी। मैंने सोचा था मैं टीचर बन के यहाँ पर आऊँगी, लेकिन जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो मेरा एक्सप्रेशन इतना था, सीरियसली मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँ। मैंने जो अपनी पढ़ाई सभी कंप्लीट कर ली थी, अब मैं फिर से शुरू करूँ, यानी कि फिर से मुझे डिग्री लेनी है। तो मुझे इसी बात पर हंसी भी आई थी, रोना भी आया था, क्योंकि उस टाइम के सब्जेक्ट अलग थे, आज कल के टाइम के सब्जेक्ट अलग हैं। यानी कि जितनी जदीद चल रहा है, दौर चल रहा है, उससे कई ज़्यादा चीज़ें बदल भी रही हैं। हर चीज़ की सब्जेक्टों की चीज़ें बदल रही है। पहले हम लोग मैथ को आराम से समझते थे, अब मैथ को हार्ड से हार्ड किया गया है, साइंस को बहुत ज़्यादा हार्ड किया गया है, इंग्लिश को, सब कुछ, एनीथिंग। यानी कि जिस तरह से ये मोबाइल की मिसाल ले लो, ये मोबाइल जो मेरे हाथ में अभी है ना, इसके अंदर बहुत पुरानी चीज़ें मिलेगी, बहुत नई चीज़ें मिलेगी, और ज़्यादा नई चीज़ें आने वाली हैं। नई जगह, नई माहौल में नई चीज़ें अपलोड होने वाली है, नई चीज़ें आएगी, नई चीज़ें। पहले एक वक्त था, अब हम सिर्फ इंग्लिश में मैसेज करते थे, अब हम हिंदी में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, टाइपिंग कह सकते हो, टाइपिंग कर सकते हैं।
इसी तरह इंसान की लाइफ भी इसी तरह चल रही है और सब्जेक्ट भी इसी तरह चल रहे हैं। कहते कि अगर आपको कंप्यूटर के ज़माने में, लैपटॉप के ज़माने में और डब्बे वाला कंप्यूटर नहीं होगा और लैपटॉप होता है, एक छोटा सा सॉफ्ट सा पहले एक डब्बा होता था कंप्यूटर का, इतना बड़ा बॉक्स होता था, इतनी बड़े कीबोर्ड होते थे, इतनी चीज़ें होती थी कंप्यूटर की साइड में, टेबल पर आधे से ज़्यादा चीज़ें तो कंप्यूटर की चीज़ें थे। लेकिन अब एक छोटा सा लैपटॉप सामने रख दो, अपनी चीज़ें रखो, अपना काम कर लो, इस तरह की सहूलत होती थी। पहले टीवी इतनी बड़ी हुआ करती थी, इतनी मोटी मोटी टीवी होती थी, उन्हें उठाने में 2-3 लोगों का हाथ लगता था। अब टीवी इतनी ज़्यादा पतली हो चुकी है, एक इंसान आराम से उठा के टीवी को अपने साथ ला सकता है और ले जा भी सकता है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले बाइक पे नहीं होती थी, पहले रिक्शा, टैक्सी, गाड़ी में हम लोगों को गाड़ी ये काम करना पड़ता, टीवी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, यानी कि जब ख़राब हो जाती थी तब हम उसे इस तरह करते थे। लेकिन अब देख लो कितनी सहूलतें, कितनी चीज़ें, रोबोट बन चुकी हैं, चीज़ें बन चुकी हैं। लेकिन लेकिन वो बात अब भी ख़त्म हो चुकी है जो होनी चाहिए। पर ही कहती है हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें बुरी हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, हम सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए, जो हमें पसंद है हम वही करते हैं। ये अब तुम्हारे सामने ही तो है। ठीक है, मेरी पैकिंग हो गई। अभी उनकी बातें ख़त्म हो ही नहीं थी तो काजल आ जाती। काजल की ठीक आंचल कहती है ये सिर्फ तुम्हारा बैग है या हम तीनों के भी सामान इसमें डालने वाली है तुम? किस गधे ने कहा मैं तुम लोगों के सामान डालूंगी? इसमें मेरे मेकअप है, मेरे जूते हैं, मेरी चीज़ें। बस समझ गई, हम हॉलीडे पे नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा? हॉलीडे नहीं है तो क्या? मोम से बात कर चुकी, मोम से कह चुकी हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। हाँ ये ठीक है, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, सही किया तुमने। तो फिर बस हॉलीडे जाने के लिए तो मैं इतनी दिन बड़े बैग ही तैयार करती हूँ क्योंकि मेरी मोम को पता है और मेरी मोम ही मेरा हेल्प करती है। तो मैंने जब छोटा सा बैग लिया तो पहले मेरी मोम का तुम हॉलीडे जा रही हो या कहीं और जा रही हो? तो मैंने कहा मैं हॉलीडे जा रही हूँ। तुम हॉलीडे जाती हो तो तुम्हारी बैग अच्छा खासा बड़ा होता है बेटा, जिसमें तुम्हारे दांतों का ब्रश भी आ जाता है, तुम्हारे टूथब्रश भी आ जाता है, तुम्हारी परफ्यूम भी आ जाती है, जो सॉफ्ट चप्पल तुम पहनती हो वो भी आ जाती है। तो फिर क्या था, मुझे ये बैग मजबूरी में निकालना पड़ा जब मम्मा ने इतने सारे सवाल स्टार्ट कर लिए। ओके ठीक है, तो तुम्हारी होगी पैकिंग? ओ आंचल की परी की तरफ देख कर के थी, नहीं बस थोड़ी सी करनी है। ठीक है, तो जब तक तुम मिस भावना के रूम में भी जाकर उनके भी कुछ सामान ले लो, मैं मैडम से बात करती हूँ। तो मेरे मैडम कहती हूँ, कभी मैडम कहती हूँ कभी वंशिका कहती हूँ, दोनों ही कहती हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट उन्हें देना पड़ता है मुझे क्योंकि शी इज़ माई सीनियर ऑफिसर। वो उसे हर कीमत में मुझे इज्जत देनी है, देती हूँ। जब मैं उनके साथ अकेले में होती तो उनका नाम ले लेती हूँ, लेकिन जब सारे अफसर एक साथ एक जगह पर मीटिंग रखते हैं तो मुझे मैडम मैडम कहकर उन्हें बात जवाब देना पड़ता है। ओके, ये कहकर वो बाहर चली जाती है। वही दूसरी तरफ जहाँ वंशिका रूम में आती है, जिस रूम में भावना को रख दिया गया था, भावना आंखें बंद करके लेटी थी, तो वंशिका आके उसके सर को सिलाती कहती जाग रही हो, सो रही हो? तो उसके हाथ को पकड़ के अपनी आंखें नहीं खोलती, अपने होंठों पर लगा कर कहती न जाग रही हूँ न सो रही हूँ, बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरी मोहब्बत आके मेरे सर को इसी तरह प्यार से सहला के पूछेगी जाग रही हो या सो रही हो। तब वो आंखें खोलती है। तुम कहीं जाने की तैयारी कर रही हो? हाँ जाना है। कहाँ? किसी ने मुझे बुलाया है, उससे मिलने जाना है। ओके, एनीथिंग सीरियस, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? तुमसे ज़्यादा नहीं, मुझे पता है मुझसे ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस मिशन पे तुम हो उससे ज़्यादा कोई और मिशन नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी हो और मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हारी वर्दी भी नहीं, वो तो पहले आती है। तो बस फिर इसी बात पर कायम रहो कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे पहली चीज़ है तुम्हारी वर्दी, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो। मैं सेकंड भी आऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं तुम्हारी लाइफ में सेकंड इंसान बन के आ जाऊँ, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट तुम्हें तुम्हारी वर्दी को देना है। इस बात की गारंटी देना, मुझे श्योरिटी देना कि तुम्हें कोई कुछ भी कहे, कुछ भी, तो तुम्हें भी सबसे पहला लफ्ज़ तुम्हारी वर्दी आनी चाहिए। कोई तुमसे पूछे तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारी मोहब्बत है तुम्हारी वर्दी। जिस तरह अभी तुमने मुझसे कहा ना, बिल्कुल उसी तरह। फर्स्ट मेरी वर्दी, मेरी वर्दी है मेरी लाइफ, सेकंड में तुम दोनों मेरे लिए फर्स्ट हो।
जितना मुझे मेरी वर्दी ज़रूरी है, जितना मुझे मेरी जिस्म में ये वर्दी चाहिए ना, उससे भी उतना ही 50% उतना ही तुम मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे मेरी वर्दी और मेरी मोहब्बत दोनों चाहिए। ओके, तो बस तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम हूँ, सांसें हैं तब तक साथ हूँ। वैसे मैंने सोचा था कुछ मोमेंट्स बनेगा हमारा, बनाना तो मैं भी चाहती हूँ। तो बैठ जाओ। वो अपनी साइड में जगह बनाती है, उसे बैठने के लिए कहती है। तो वंशिका बैठ जाती है। वंशिका बैठ के उसे थोड़ा ऊपर करके उसके होंठ पर अपने होंठ रख देती है। तो वो थोड़ा पीछे करके कहती, मैंने ये नहीं कहा था। तो तुमने क्या कहा था? तुमने तो कहा कुछ मोमेंट बनाना चाहते हो, और आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट हमारी लाइफ में है और हमें ये करना चाहिए। ये कहकर फिर से उसके अपने हाथ को ले जाकर उसके नेक के पीछे से ग्रैब करके उसे अपनी तरफ पुल करके उसे किस करने लगती है। पहले तो वंशिका की किस को बैक नहीं करती भावना, नहीं जवाब नहीं देती, बस आंखें फाड़ के उसे देख रही थी। लेकिन जिस तरह से वंशिका उसे किस कर रही थी, बहुत प्यार से कर रही थी, बहुत सॉफ्ट सी कर रही थी, तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस किस को एंजॉय करने लगती है। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, थोड़ी सी थंब सकिंग होती है। एक दूसरे को होंठों को अपने अंदर लेकर उसको फील करना, उसे अपने दिल की गहराइयों से फील करना। उनकी किस बहुत से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस थी ना, वाइल्ड थी, लेकिन हाँ डीप थी। डीप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सॉफ्ट डीप कह सकते हो, वही किस थी। वो जिस तरह से एक दूसरे को किस कर रहे थे, अब वंशिका खुद को रोक चुकी थी। वो सिर्फ किस करना चाहती थी, लेकिन भावना तो भावना थी। भावना उसे किस के साथ साथ वो अपने हाथों को ले जाकर उसके जो शर्ट पहना था, जो शर्ट लूज था, उसके अंदर हाथ डाल देती थी पीछे से, बैग से हाथ डाल के उसके पीछे से उसे सहला रही थी। भावना वंशिका जब ये महसूस करती है तो वो किसको रोकना कोशिश करती किस रुक जाए, लेकिन अब तो एक्टिव हो चुकी थी वंशिका को खिस करते करते भावना। तो भावना एक झटके से वंशिका को नीचे करके उसके ऊपर आके बैठ जाती है और किसको रोकती नहीं है। किस पर परफेक्टली किस करते करते उसे लेटाती है आराम से, तकिए के ऊपर उसका सर रखती है और उसे किस करते करते जो हाथ उसके पीछे थे, अब हाथ उसके फ्रंट पे आ चुके थे और जो शर्ट के बटन थे उन्हें खोलने लगती है। वंशिका कहती रोको, मुझे जाना है, मुझे करना है। एक एक कर वो उसकी शर्ट के 2-3 बटन खोल देती है, उसे नीचे करके उसे उसके ब्रा के साथ ऊपर से ही उसे किस कर रही थी। वंशिका बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की, लेकिन नहीं, भावना रोकती नहीं है। लेकिन जब वंशिका का मोबाइल पे बेल लगने लगती है तब भावना फिर भी नहीं रुकती। वो उसे कंटिन्यू किस किए जा रही थी, उसके चेस्ट पर, उसके बूब्स पर किस कर रही थी। अब उसने ब्रा को खोला नहीं, लेकिन ब्रा को ऊपर करके उसे किस कर रही थी और उस किस में बहुत ज़्यादा डीप से डीप, कभी अपनी ज़बान को ले जाकर उसके निप्पल पर लेती है, उसे निप्पल को सब करने लगती है, कभी हल्की हल्की सी बाइट करती है। और वंशिका खुद को बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रही थी। तब उसके रूम के बाहर ज़ोर ज़ोर से नोक नोक होती है। जिस तरह से नोक नोक होती है, वंशिका के ऊपर जो भावना थी वो उसके सीने पर अपना सर रख के अपनी सांसों को ठीक करने की कोशिश करती है। उसके सर को सहलाती है वंशिका और कहती है, यू ओके? कौन है जो डिस्टर्ब कर रही है? आई डोंट नो। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना था, पता है, लेकिन आई थिंक ये हॉस्पिटल है स्वीटहार्ट, मुझे करना है। ये कहकर उसके बूब्स को बहुत ज़ोर से प्रेस करती है और वंशिका अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी चीख को रोकती है और उसके हाथ पर हाथ रख के कहती है, रिलैक्स, करना है तो इतनी हार्ड तो मत करो, दर्द हुआ मुझे भी दर्द हुआ जब मुझे इस तरह से बीच में रोक दिया गया है। अब मुझे बुरा लग रहा है, रुको। वो उसे अपने ऊपर पूरी तरह से लेती है, अपनी शर्ट की बटन नहीं बंद करती, उसके सर को अपने चेस्ट पर रख के कहती है, रिलैक्स, थोड़ी सी काम हो जाओ, मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हो, तुम्हारी रहूँगी, जब भी कहोगी, जहाँ भी कहोगी, मैं तुम्हारे पास रहूँगी। जैसे तुम मुझसे साथ प्यार करना चाहती हो वैसे कर सकती हो, लेकिन तुम्हें भी तो कहा है ना, फर्स्ट माई वर्दी, तो मेरी वर्दी मुझे बुला रही है, जाना चाहिए ना मुझे। ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखो। ओके, तुम रूम से बाहर मत निकलना, मैं यहाँ 2-3 हवलदार या पुलिस वाले रख दूंगी। मुझे पता है, डोंट वरी, मुझे कुछ होगा नहीं।
तुम्हें कुछ होने दे भी नहीं सकती। यू आर माई लाइफ, माई आई वाइफी। क्या कहा? माई वाइफी। ओ, तो तुम मुझे प्रपोज कर रही हो शादी के लिए? हाँ, कर सकती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगी? मेरी लाइफ में बहुत से खतरे हैं। मेरी लाइफ खतरे के साथ साथ तुम्हें भी खतरे में आना पड़ेगा। सोचूंगी, सोच के बताऊंगी। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन से सोच के बताओगी तुम मुझे? अब वंशिका को नीचे करके, वंशिका भावना को नीचे करके उसके ऊपर आ जाती है और उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ के कहती है, इसका क्या मतलब सोच के बताओगी? वो क्या है ना, कुछ चीज़ें अब भी राज हैं, कुछ बातें हैं अब भी अधूरी है, उन्हें क्लियर होने दो। फिर इसके बाद देखते कि हम शादी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया। अरे तुम्हारी एक मिशन है, उसे कंप्लीट करो, फिर मिशन के बाद बात करते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें कहती हूँ आई लव यू सो मच और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। डू यू मैरिड मी? मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा ना, अभी इन बातों की कोई भी टाइम नहीं है। तब उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है, एक इंसान अंदर आते हुए कहती, ओ ओ ओ ओ, मुझे नहीं पता था हॉस्पिटल में रोमांस भी होता है। तो जैसे ही आवाज़ देख कर सुनती है, वंशिका उसके ऊपर से हटती है, एक साइड में खड़ी होती है और घूर के उसे देखती है। तुम्हें ज़रा तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, तुम मुंह उठा के कहीं पर भी आ जा सकती हो। कोई और नहीं थी, माफिया क्वीन थी। अरे 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 अरे, मुझे नहीं पता था हॉस्पिटल में रोमांस होता है, वरना मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ इस एक रूम तो बुक कर लेती। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि हॉस्पिटल में भी रोमांस हो सकता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये बताने के लिए कि जो मैसेज तुम्हारे पास आया है वो मैंने नहीं किया है। अगर मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट आके रूबरू मिलूंगी, तुम मैसेज नहीं करोगी। मुझे पता था तुमने मैसेज नहीं किया है, तो फिर भी तुम मुझसे मिलने जा रही थी, फिर भी अपनी जान को खतरे में डाल रही थी। हाँ, क्योंकि मुझे देखना था कि वो कौन इंसान है जो मुझे बुला रहा है, मुझे उसे देखना था। 10 सीट। ओहो, 10 सीट। वैसे मिस भावना, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, जज्बाती है। जल्दबाजी नहीं, जज्बाती कह सकते हो। वो अपने आप को टार्जन की बेटी समझती है या खुद को टार्जन समझती है, पता नहीं। लेकिन इन्हें ये बताना ज़रूरी है कि एक आईपीएस ऑफिसर को आँख, कान, नाक खुले रखने चाहिए। ऐसी चीज़ों पर नहीं कूदना चाहिए जो चीज़ें उसे करके उन्हें नुकसान पहुंचेगा। हमें जब पता चला तुम्हें मेरे मोबाइल को हैक किया है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो यही हॉस्पिटल के आसपास ही थी। जब मुझे पता चला कि मेरी तरफ से तुम्हें मैसेज मिला और तुम जाने भी वाली हो, तो तुम्हें बताने के लिए आ गई थी। लेकिन तुम्हारे मोमेंट्स को ख़राब करना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं रुक गई थी बाहर। लेकिन जब तुम लोग की बातों की आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा तुम लोग से ठीक हो गई हो, तो मैं अंदर आ गई। तुम, ओहो हो, रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो तुम्हें कहा है वो मत करो। अगर तुम्हारा गला, देखो, शुरुआत तुमने की थी तो मुझे भी तुम्हें जवाब देना पड़ा ना। जिस तरह तुम मुझे गिरबान से पकड़ के दीवार से लगा के मुझसे सवाल कर रही थी, तो मैं कोई गेरी गेरी लड़की नहीं हूँ। आई एम द वर्ल्ड माफिया क्वीन। मैं इस पूरी दुनिया की क्वीन हूँ, कह सकती हूँ। मुझसे पहले वो जिसने ज़मीन आसमान बनाई, ऊपर वाला जो बैठा है, उसके बाद उनके बहुत से फरिश्ते, बहुत से चीज़ें, वो लोग एंजल वगैरह कह सकती हो, परियां कह सकती हो, वो लोग। इसके बाद एक छोटी सी नाची सा मैं बंदी, और मैं तो ये भी किसी को अपने कॉलर को पकड़ने की इजाज़त नहीं दे सकती ना, क्योंकि मैं अंडरवर्ल्ड राज सिंघानिया की बेटी हूँ, माफिया क्वीन, आने वाली क्वीन मैं हूँ। आने वाले तख्त को मैं संभालने वाली हूँ। तो तुम मेरे कॉलर को कैसे पकड़ सकती हो? इस चीज़ की इजाज़त तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम अंडरवर्ल्ड डॉन की क्वीन बनोगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे डैड चाहते हैं, और मैं बनना चाहूँ या ना चाहूँ, बट मेरे डैड चाहते हैं। तुम्हें गंदे रास्ते में जाने की ज़रूरत क्या है? अब तक तो तुमने कोई गलत काम किया नहीं है, जो कर रही हो चुपके से कर रही हो। वैसे एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे, एक सवाल कर सकती हूँ मिस वंशिका राय? पूछो। एक सवाल है जो मुझे तुमसे करनी है, जिसके साथ शायद तुम मुझे अजीब समझो। तुम मुझे ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन तुमने मुझे ढूंढने के बजाय अपने मिशन पर फोकस किया है। ऐसा क्यों?
क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना मैं यहीं पर आसपास हूँ जब तुम अपने दोस्तों से बात कर रही थी। वैसे तुम्हें बात करते हुए आसपास देख लेना चाहिए कौन है कौन नहीं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आसपास देख लेना चाहिए? जहाँ तुम बात कर रही हो कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी बातें सुन सकते हो। मैंने जानबूझ के कही थी क्योंकि मुझे तुम्हें देखा था मैंने तुम्हें। पीछे मेरी कड़ी थी पर्दे के पीछे। यू राइट, मैं ही थी। सो अभी वो लोग बातें कर रहे थे तब उनके आईपीएस ऑफिसर वंशिका के मोबाइल पर फ़ोन आने लगते हैं। और जैसे ही फ़ोन होता थी तो उसकी कहती क्या, कब, मैं आ रही हूँ। तब वो कहती क्या हुआ, तुम यहीं पर थी ना? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन से मैं यहीं पर थी? कमिश्नर को किसी ने गोली मार दी है। हाँ, ये तो नहीं था। क्या मतलब ये तो नहीं था? देखो, इंसान अपने खिलाफ सबूतों को ख़त्म कर सकता है और उसे गोली मारने वाला कौन है? उनकी बीवी। व्हाट? उनकी बीवी ने उन्हें गोली मारी है? और वजह? अब तो ये वहाँ जाके पता चलेगा। मैं आ सकती हूँ आपके साथ? क्यों, क्या तुम पुलिस वाली हो? नहीं तो, मैं तो अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ कि बैठी हूँ, माफिया क्वीन कह सकती हो, अंडरवर्ल्ड क्वीन कह सकती हो। तो तुम्हें अपने साथ ले जाने की गलती मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। एक ईमानदार के साथ एक बेईमान, बेईमान तो मत कहिए, बेईमान कहकर बेइज्जती मत कीजिए मेरी, क्योंकि मैं कमीने लोगों की तरह बेईमान नहीं हूँ। एक्सक्यूजेस। तो जाती अपनी गर्लफ्रेंड में आती हूँ। क्या हुआ है? किसी ने कमिश्नर की बीवी ने कमिश्नर को गोली मार दी। क्या, उनकी बीवी ने? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उनकी बीवी उनसे प्यार नहीं करती है क्या? बीवी उनकी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, शायद उन्होंने इसी वजह से मारा होगा, कुछ तो हुआ होगा। वहाँ जाके पता चलेगा। ठीक है, जैसे ही पता चले मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ। मैं तुम्हारे लिए, हाँ मुझे पता है, अपना ख्याल रखना तुम। उसके माथे पर प्यार करके वहाँ से निकल जाती और माफिया कोई वहीं पर खड़ी होकर सिर्फ उन्हें देख रही थी। तब वो कहती है तुम यहाँ से दफ़ा हो सकती हो। ओके ओके, बाय बाय, इंजॉय योर मोमेंट्स, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाते दोनों एक साथ। तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? देखो, रास्ता एक है, मंजिल एक है, तो लिफ्ट ही दे दो। क्यों, मैं अपने बाइक की पेट्रोल जवा कर सकूँ? तो उसे घूर के कहती है डोंट फॉलो मी, और तुम्हें वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मुझे तो आना ही है देखने के लिए कि करण ने किस तरह से कमिश्नर को उसकी बीवी से बात मरवाया है, ये देखना है मुझे। ये क्या करो, वहाँ से हट जाती है तो उसे घूरते हुए देखती है उस अंधेरे की तरफ जहाँ से वो चली गई थी। तो अपनी मुट्ठी को कस लेती। तब उनके मोबाइल पर आईजी सर का कॉल आता है। आईजी सर कहते तुम कहाँ हो? तो कहती बस मैं आ रही हूँ। वो तकरीबन 10-15 मिनट या कह सकते हो 20 मिनट बाद उस जगह पर पहुंचती जहाँ पर कमिश्नर की बीवी अब भी बंदूक लेकर खड़ी थी। वो एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर कमिश्नर बैठा था किसी से बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनकी बीवी आकर उन्हें गोली मार चुकी है और ये इंफॉर्मेशन उसने रास्ते में उसके एक टीम अफसर ने दे दी थी। और जैसे ही वहाँ पहुँचती तो उनकी वाइफ के पास जाके कहती है आप ठीक हो? तो कहते मैंने मार दिया, मैंने इसे मार दिया, मैंने इस राक्षस को मार दिया, आप इस बंदूक को दीजिए मुझे। नहीं, अब मैं खुद को ख़त्म करूँगी। ये क्या करो, जैसे ही अपनी माइंड मतलब अपने दिमाग के पास बंदूक लेके जाकर मारने ही वाली थी तब वंशिका के पीछे से एक लड़की आकर उसके हाथ को ऊपर करके कहती गोली चल जाती है। तो जैसे पीछे देखती तो वहाँ पर कोई और नहीं, माफिया क्वीन थी। तो कहती अरे कुछ तो बातें सवालों का जवाब देते हुए जाइए, इस तरह कैसे जा सकती हैं आप? तो वंशिका से घूरती तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना मंजिल लेके रास्ता भी है कि तो मुझे लिफ्ट दे दो, लेकिन तुमने दिया नहीं तो मैं खुद ही आ गई। पीछे पीछे यहाँ बैठी है, वो नहीं बिठाती है और उन्हें पानी देती कहती आपने अपने हस्बैंड को क्यों मारा है? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है आप तो बेतहाशा प्यार करते अपने हस्बैंड से। हाँ करती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने ईमानदार इंसान से प्यार किया था, एक करप्ट इंसान से नहीं किया था। ये वजह ये नहीं है कि आपके हस्बैंड करप्ट है, वजह कुछ और है। क्या बात है? अगर आप बताएंगे तो हम आपकी मदद कर सकते। नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? एक दफ़ा बोल के तो देखिए। आपके पास ये पुलिस वाले हैं, मैं हूँ, तुम कौन हो? एक अंधेरे में रहने वाली लड़की जिसने मेरे सामने बैठकर मुझसे बात कर रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर नकाब है। नकाब में हटा नहीं सकती। हाँ कुछ और चीज़ें कह सकती, तो आप बताइए कि नकाब में हटा नहीं सकती। बाकी जो सवाल आप करेंगे मैं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन आपने अपने हस्बैंड को क्यों मारा ये बताइए, हमें बातों में मत उलझाइएगा।
मैं नहीं बता सकती। तब कमिश्नर आईजी सर कहते तुम यहाँ तो इन कौन हो? तब वंशिका कहती है ये माफिया क्वीन है। माफिया क्वीन मतलब राज सिंघानिया की बेटी। क्या तुमने इसे के बारे में पता लगा लिया? नहीं सर, मैंने इस मिशन में नहीं थी, मैंने किसी और मिशन में काम कर रही थी, इस मिशन में मैं काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब ये खुद आ रही है बार बार सामने से, तो कड़ी पहनाओ, पकड़ लो इसे। नहीं कर सकती ना आप ये सब कुछ, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं आती हूँ अपनी मर्जी से तो जाती भी मैं अपनी मर्जी से हूँ। किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मुझे रोक के दिखाए। हम यहाँ पर किसी काम से आए, कुछ बात करनी है, ये कुछ बदलेगी नहीं। तुम कुछ पता लगा कर आई हो वंशिका? मैंने उनके मोबाइल की रिकॉर्डिंग मंगवाई है, अभी थोड़ी देर बाद आ जाती है। तब वहाँ पर एक अफसर आता है, कहते हैं मैम ये रही रिकॉर्डिंग सारी चीज़ सारी, लेकिन इसमें से कुछ नज़र नहीं आया मैसेजेस वगैरह। हाँ मैसेजेस भी नॉर्मल हैं, बस इनकी बेटी की मैसेजें, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। ओह समझ गए, तो किसी ने आपकी बेटी को किडनैप करके आपसे ये काम करवाया है, एम आई राइट? तब भी वो चुप थी, वो कुछ कहती नहीं। तो वंशिका की तरफ आईजी सर कहते तुम्हें यकीन है? सिर्फ इनकी बेटी का मैसेज है और एक ही लफ्ज़ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बार बार रिपीट करके लिखना, इसका मतलब कुछ और है। तब वो एक फ़ोन निकालती है, किसी को कॉल लगाती है और कहती है यहाँ पर कमिश्नर की बेटी पढ़ती है, इस हॉस्टल में रहती है, 5 मिनट के अंदर अंदर पता लगाओ वो लड़की कहाँ है। मैम आपने पहले भी कहा था, मैंने पता लगाया, वो लड़की यहाँ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये मैम 2 दिन पहले ही वहाँ से वो लड़की घर के लिए निकली है। तब वो पलट के उनकी तरफ देखती है, 2 दिन से वो गायब है। तो उसकी माँ कहती है मुझे आज ही पता चला है, अगर मैंने इसे नहीं मारा वो लोग हमारी बेटी को मार देंगे। और आपने इतनी हिम्मत करके अपनी हस्बैंड को मारा? हाँ, क्योंकि मैं एक रिटायर कर्नल की बेटी हूँ। मेरे पापा एक ईमानदार रिटायर कर्नल है। उन्होंने अपनी लाइफ में मुझे एक ही चीज़ सिखाई है, अपने मुल्क से, अपने वतन से कभी भी धोखा मत करना। उस इंसान से शादी करना जो ईमानदार हो, जो बेईमान ना हो, जो तुम अपने सर पर कफन बांध के निकले, जिस तरह मेरे पापा कर्नल निकलते थे। लेकिन उन्हें मिला क्या? एक बदनाम दामाद, एक ऐसी इंसान मिला, और उसे मारते हुए मुझे अफसोस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तब एक अफसर कहता है मैम आज सर, कमिश्नर सर अभी तक जिंदा है, इनकी सांसें चल रही है। ये जैसे ही सुनती है तो सब के सब एक साथ ही जाते कमिश्नर की बॉडी के पास, मतलब उनके अभी तक जिंदा है उनके पास जाते। तो जैसे ही देखते तो उसकी सांस अटक रही थे। वो कहती मेरी बीवी को कुछ मत करो, मेरी बीवी ने कुछ गलत नहीं किया है और उसने गोली मुझे नहीं मारा है। तो वो कहते अच्छा, बंदूक उनके हाथों में, सबने देखा कि आपकी बीवी ने आपको मारा है? हाँ, मेरी बीवी ने बंदूक थी लेकिन चलाई नहीं, क्योंकि मेरी बीवी की गन पर बंदूक गोलियां नहीं है। ये गन मेरे ही है, मेरे घर से ये लगी है, मैं अपने गन की अक्सर गोलियां निकाल के रखता हूँ। वो अटक अटक के बात कर रहा था। तब वहाँ से वंशिका जो उसके पास ही खड़ी थी, उसके हाथ से बंदूक लेती है तो चेक करती, तो देखती है वाकई वो बंदूक में तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी तरफ देखते हैं, तो तुम्हारा मतलब यहाँ पर कोई और था जिसने तुम्हें मारा है? मुझे पता था मेरा अंजाम यही होगा, बट इतनी जल्दी होगा ये पता नहीं था। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, मरने से पहले हो सके तो वीडियो बनाओ, एक सबूत के हिसाब से तुम्हें ले सकती हो। मरते हुए इंसान झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने ये सारे काम किए हैं करण के कहने पर। करण राज सिंघानिया का साला है, उसकी बीबी का भाई, जो शुरू से ही अपने जीजा से नफरत करता था। पहले जीजा नहीं दोस्त थे, कुछ चीज़ों की वजह से उनकी दुश्मनी बनी, फिर इनके बाद ही उन्होंने ये सब किया। और हाँ वंशिका, तुम्हारे मॉम डैड को मारने वाला इंसान भी करण है। उसने ही तुम्हारे मॉम डैड को मारा है, उसने ही तुम्हारे मॉम एंड डैड की मौत के लिए लोगों को भेजा था। करण ने भेजा था, राज सिंघानिया ने नहीं। करण सिंह ने तुम्हारी फैमिली को ख़त्म करने के लिए, तुम्हें ख़त्म करने के लिए लोग भेजे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम बच गई तुम्हारी फैमिली से।
और कोई नहीं बचा। फिर तुम्हारे चीज़ें देखकर मैं डर लग रहा था, क्योंकि तुम भी अपने पापा की तरह ही सोचती हो। वो भी एक ईमानदार अफसर था, वो भी मेरा दोस्त हुआ करता था। और मैंने अपने दोस्त की पीठ पर उस वक्त खंजर मारी थी जब उसे मेरी ज़रूरत थी, और मैंने एक चीज़ पर उसे धोखेबाज करार देकर एक रिश्वतखोर अफसर बनाकर उसको उसकी मौत का टप्पा लगा दिया था। उसकी मौत सुसाइड नहीं थी, उसकी मौत को उसे मारा गया था। सुसाइड नहीं की थी तुम्हारे डैड ने। आज मैं अपने सारे गुनाहों के लिए कहता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, और सारी चीज़ें बताता। लोग कहते हॉस्पिटल, मुझे पता है हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते शायद मैं मर भी जाऊँ, मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी बातें करके मरना चाहता हूँ। मुझे बचने का कोई शौक नहीं। हाँ, हो सके तो मेरी चीज़ों की वजह से मेरी बीवी और मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। वंशिका, वादा करो मेरी बेटी को तुम बचाओगे, उसकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम लोगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं अपने डिपार्टमेंट में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं करप्ट हूँ। शायद मुझसे भी करप्ट इंसान अब भी है इस डिपार्टमेंट में जो ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पापा एक ईमानदार अफसर थे। अब उन्हें मारने की वजह क्या थी करण की, ये मुझे आज तक नहीं पता चला था, लेकिन बस इतना पता है कि तो उसने तुम्हारे फैमिली को मारा है, बस इतना पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। मुझे पता था ये होने वाला है, इसलिए मैं अपने साथ कुछ करके लाया था। मेरी बीवी को कुछ मत करना, उसकी गोली से मैं नहीं मरा हूँ। और रही बात तुम्हारी फैमिली के बारे में, मैंने तुम्हें बता दिया वंशिका। और हाँ, राज सिंघानिया ने आज तक जो भी मैंने तुम्हें कहा है कि राज सिंघानिया क्या है, और राज सिंघानिया ने नहीं, करण सिंह ने किया था। करण सिंह, क्योंकि करण नफरत करता था उससे, राज से। नफरत करने की वजह बहुत है, उनकी चीज़ें, उनकी पर्सनल चीज़ें। उसके डैड ने अक्सर राज सिंघानिया को हर चीज़ में आगे रखा था, हर चीज़ में। अपने बेटे से पहले वो राज सिंघानिया की ही बात मानते थे। जब तक राज सिंघानिया की बात मानते थे तब तक, जब तक उनके बीच में कोई भी अनबन उनके बेटे की वजह से नहीं हुई। उनके बेटे ने राज सिंघानिया से बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई कि उसके डैड ने राज सिंघानिया से नफरत करना स्टार्ट कर दिया था। तो मजबूरी में राज सिंघानिया ने उनके बेटी से शादी करनी पड़ी, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते थे वो एक धोखेबाज नहीं, एक ईमानदार इंसान है, उनके साथ कोई अभी भी बेईमानी नहीं कर सकते। हर एक और बात वो अपने बाद में जो ब्रेकिस था उसे देते हैं वंशिका के सामने। इसमें बहुत सी चीज़ें तुम्हें मिलेगी वंशिका, बहुत सी ऐसी जगह पर जहाँ तुम नहीं जा पाओगे, वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, या तुम लो या फिर ये ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन राज सिंघानिया बेगुनाह है। उसने आज तक जितने भी गलत काम किए थे तब तक किए थे जब तक उनकी घर में कोई बेटी नहीं हुई थी, बच्चा नहीं हुआ था। जिस दिन उनकी बेटी, यानी कि जो अभी मेरे सामने खड़ी है, माफिया क्वीन खुद को कहती है, उनकी पैदाइश से पहले तक वो बहुत से काम करते थे। हाँ, लेकिन इतने गिरे हुए काम वो नहीं करते थे। लड़कियों की सौदेबाजी नहीं करते थे, ड्रग्स वगैरह का काम करते थे, सोने की स्मगलिंग भी करते थे, लेकिन ड्रग्स को लिमिटेड करते थे, ज़्यादा नहीं। न्यू जनरेशन तक ड्रग्स पहुँचने कभी देते नहीं थे, ये बात थी उनके अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्मगलिंग करते थे गोल्ड की, और गोल्ड के साथ हीरे की, और इन चीज़ों की चीज़ें ज़्यादा करता था। इससे ना किसी को नुकसान होता था, ना किसी की जान जाती थी। हाँ, पुलिस वालों के लिए जब इंफॉर्मेशन मिलती थी तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए भी आ जाते थे। बहुत सी जगह पर, बहुत सी चीज़ों पर, हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ये आईजी सर की आवाज़ थी। तो कहती, सर आप पहली दफ़ा है कि मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, तो निभाने दीजिए ना, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। फिर इसके बाद शायद मैं ऊपर वाले को अपना शिकल थोड़ा सा दिखाने में कामयाब हो जाऊँ कि हाँ, मरने से पहले मैंने अपने पाप की थोड़ी सी चीज़ों को पुण्य में बदलने की कोशिश की है। एक लड़की को ये कहकर उसके बाप की मौत खुदकुशी नहीं, मर्डर थी, उसका बाप में ईमानदार था, ये कहना, और एक माफिया क्वीन को ये बताना उसके पापा ने कभी भी गलत काम नहीं किया। अब थोड़ी सी सांसें बची है तो आखिरी चीज़ें भी कहने दीजिए ना सर। इसके बाद अगर मैं मर भी जाऊँ मुझे कोई इतराज़ नहीं, बस मेरी बेटी को, फिर मैं कहता हूँ मेरी बेटी को बचा लेना। मेरी बेटी, मेरी बीवी बेगुनाह है, मेरी बेटी मेरी जान है। मैंने शायद नहीं सुधर पाया, राज सिंघानिया सुधर गया था जब पहली दफ़ा अपनी बेटी को गोद में लिया था।
तो उसकी बीवी ने सिर्फ एक सवाल किया था, इन हाथों में इतनी सारे खून लगे होंगे, उनमें आप अपनी बेटी को लेने में हिम्मत है आपको? बस एक लफ्ज़ मिसेस सिंघानिया के, उस लफ्ज़ ने उसे इस तरह बदल दिया कि इसके बाद राज सिंघानिया ने उन गलत जगहों पर जाना ही छोड़ दिया जो करना लोग करते थे, उन्हें तक भी रोक दिया था। लेकिन करण सिंह इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि करण सिंह को सोने की चम्मचों में खाने में आदत हो चुकी थी और सोने की चम्मच से खाना खाने की आदी हो चुका था। तो उसे चांदी, पीतल या नॉर्मल से लोहे से खाने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो चुप चुप के ये सारे काम करता था। राज सिंघानिया को कभी पता भी नहीं चला कि करण सिंघानिया उसके पीठ पीछे ये काम करता है, लेकिन वो करता था। उसने बहुत सी चीज़ें की, बहुत से काम किए, बहुत से उनके सारे आधे से काम मैंने किए थे। उनकी मालों को, उनकी चीज़ों को पूरी तरह से कानूनी तरीके से उन तक पहुंचाया था। मैंने ही उसके हर माल में भागीदार था। 50% पार्टनर में था। जब वो मेरे पास आया था फर्स्ट टाइम, तो उसने मुझे ऑफ़र की थी। इतने पैसे देखकर मैंने अपनी वर्दी को बेच दिया उन चंद कागज़ों के टुकड़ों के लिए। मैंने अपनी वर्दी को, अपनी ईमान को बेच दिया और मेरे उसके पार्टनरशिप बन गया था। पहले उसने कहा था वो मुझे 20% देगा, तो मैंने कहा इतना सब कुछ करने के बाद मुझे 20% मिले, मैं कतरा लूँ, उस चीज़ें तुम तक पहुँचाओ। मैंने ये सारी चीज़ें कही, तब कहीं जाकर वो माना था 50-50 पे। अब उसका सिला 50-50 पे मुझे ये गोली के तौर पर मिला है जो मेरे अंदर जहर फैला रही है। लेकिन हाँ, मैंने जो कहा है अपने पूरे होशो हवास में कहा है। राज सिंघानिया ने आज तक किसी की मर्डर नहीं की। पहले वो मारपीट करता था, मर्डर तो करता नहीं था, मारता नहीं था, लेकिन उन्हें मारता था जो गलत काम करते थे, उन्हें मारता था, बाकी किसी को भी नहीं मारता था। जब से उनकी बेटी उनकी गोद में आई थी, तब से उसने अपनी लाइफ चीज़ें सब कुछ चेंज कर ली थी। अपनी बीवी से बेतनाशा प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी बेटी से प्यार करता था। बेतनाशा प्यार करता है, अब भी करता है, पागलों की तरह उसे ढूंढता है। कई दफ़ा तो उसने मेरे दफ्तर के चक्कर काटे ये पता लगाने के लिए किसी को भी मैं लगाओ। तब मैंने सोचा चलो मैं वंशिका को फिर से वर्दी देकर उनकी काम करवा दूंगी, मुझे भी मिल जाएगा पैसे। अगर उनकी बेटी उन्हें मिल गई तो मुझे पैसे तो मिलेंगे। इसी लालच में मैंने उनकी बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी वंशिका को दी थी। लेकिन मैं तो भूल गया था, वंशिका भी उसी ईमानदार अफसर की बेटी है जिसने मरते वक्त भी एक ही लफ्ज़ मुझसे कहा था कि मैं मर तो रहा हूँ, तुम मुझे मार रहे हो, लेकिन मेरी बेटी भी है जो ईमानदार रहेगी और तुम्हें मरते हुए मेरी बेटी देखेगी। मैं नहीं देखूंगा, मुझे पता है मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखूंगा, लेकिन मेरी ईमानदार बेटी जब तुम्हें मरते हुए देखेंगी ना, तो मुझे मेरी मौत का अफसोस नहीं होगा। ये लफ्ज़ कहे थे आखिरी जब तुम्हारे डेड को मैंने अपने हाथों से उसके गला दबाया था। जैसे ही वंशिका सुनती वो आगे बढ़ने ही वाली थी, तब माफिया क्वीन उसे रोक कर कहती मरे हुए इंसान को नहीं मारते, रिलैक्स रहो। तो उसे एक झटके से पुश करके उसे कहती डोंट टच मी, और कहती ओके रिलैक्स। तो और जब ये आखिरी लफ्ज़ कहकर अपनी आंखें बंद कर देता, और जो ब्रीकेस थी वो वंशिका ले चुकी थी। माफिया क्वीन से भी एक नज़र उसे देखती है और वहाँ से हट जाती, निकल जाती है। वंशिका की आंखों में आंसू थे। वो काजी सर की तरफ देखकर कहते मेरे डैड बेगुनाह थे। सुना आपने सर, मेरे डैड बेगुनाह थे। तो कहते ये सारी चीज़ें मैंने सुनी। अब बहुत जल्द तुम्हारे डैड पर जो भी एलिगेशन लगाए गए थे उन सबको हटाने की जिम्मेदारी मेरी। सबसे पहले तुम अपने मिशन पर फोकस करो, जाओ यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से भेजती है। तो कहती जाओ पहले आईजी की बेटी को, कमिश्नर की बेटी के बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ है, किन लोगों के हाथों में, उसे सेफली घर तक पहुँचाओ। बाकी मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है, तुम जाओ यहाँ से। वो वहाँ से निकलने लगती है। वो एक जगह पर रुकती है, वो ज़मीन पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब उसके कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता है और जैसे पलट के देखती है, वहाँ पर भावना को देखती है। भावना को देख कर कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई थिंक मुझे लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो आ गई। नहीं मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो उसकी गोद में सर रख के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इतने ज़ोर से रोने लगती है, भावना सिर्फ उसके सर को सहला रही थी और कुछ करती नहीं है, बस सर को सहला रही थी। वही दूर से काले कपड़ों में सिर्फ एक इंसान उसे देख रहा था खामोशी से, और वहाँ से अड़ जाता है
और थी माफिया क्वीन। वहाँ से हटते ही भावना सिर्फ इतना कहती है, पहले यहाँ से चलो, घर चलते हैं, फिर तुम हॉस्पिटल से यहाँ कैसे आई। तब वहाँ पर आती है वो लड़की, जो पुलिस वाले उसकी ड्यूटी पर थे, वो लोग आते, कहते मैम हमने कहा था लेकिन ये रुकी नहीं, बस इतना कह रही थी कि आपको इनकी ज़रूरत है, बस वो बस एक ही रट कर रही थी। मेडिसिन तक खाने से मना कर चुकी थी। जब नर्स गोलियां वगैरह लाई थी तो हमने आपके डर से नहीं यहाँ लाना पड़ा, क्योंकि अगर ये मेडिसिन नहीं खाएगी, खाना नहीं खाएगी, तो आप फिर आप हमें ही डांटेंगी, तो हमें इसे लेना पड़ा। तो वंशिका का हाथ पकड़ के कहती है अब तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ। उसे लेकर टैक्सी में बैठती है, टैक्सी से लेकर सीधा अपने फ्लैट में आती है जहाँ वो लोग रहते थे वहीं पर। तो कहते यहाँ क्यों लाई हो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर सेफली जगह कहीं और नहीं है। तुम रोना चाहती हो और तुम्हें रोते हुए मैं नहीं देखना चाहती। मैं तो क्या, मैं किसी को भी दिखाने नहीं देंगी कि तुम रो रही हो। तुम रो, मसला नहीं है, लेकिन खुद को संभाल के रो। मेरे पापा बहुत ईमानदार थे, उन्हें पता है, मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है। जब भी सुबह होते वर्दी पहन के मम्मा के सामने खड़े होते, कहते लो भाई हम तो तैयार हो गए, हमारी वर्दी पर आज तक एक दाग नहीं है और इसकी कर जाता है आपको। मेरी मम्मा से अक्सर ये कहते थे कि मेरी वर्दी पर एक भी दाग इसलिए नहीं है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो और तुम मेरी वर्दी को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखती हो, इसलिए आज तक मेरी वर्दी में कोई दाग नहीं है। मैंने जब तक होश संभाला अपने पापा की यही लफ्ज़ सुनते हुए बड़ी हुई थी और एक पापा की एक ही ख्वाहिश थी, मैं भी उनकी तरह एक बहुत बड़ी अफसर बनूं, बहुत बड़ी पुलिस वाली बनो, ईमानदार पुलिस वाली जो लोगों की मदद कर सके और मुजरिमों को सजा दिला सके। लेकिन रिटर्न मेरे पापा के साथ क्या हुआ, उन्हें मार दिया गया। उन्हें ये कहकर मार दिया गया, उन्हें सुसाइडर खिलाकर, मुजरिम खिलाकर उन्हें फांसी की सज़ा मिली थी, लेकिन उन्होंने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया, ये मुझे बताया गया था। बट मेरे पापा सब कुछ सही चल रहा था। बस एक नाम मैंने सुनी थी, राज सिंघानिया। उनके खिलाफ कोई फाइल बन रही थी जिसकी केस मेरे डैड को मिला था और उसके केस के ज़रिए ही मेरे डैड पर इल्ज़ाम लगा था। मुझे नहीं पता मेरे मॉम डैड के जाने के बाद किसने मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, किसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे नहीं पता। आज तक मैं उनकी एहसानमंद हूँ। मैं लोगों की बातें सुनते सुनते शायद मैं भी सुसाइड कर लेती, लेकिन एक मैसेज, एक खत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस खत में सिर्फ इतना लिखा था, एक और रोने लगती है और वो रोती है, उसकी बात रुक जाती है और रोने लगती है। जब रोने थोड़ा कम होता है फिर से कहना स्टार्ट कर देती है। उस खत में सिर्फ इतना लिखा था, तुम्हें पता है, एक मिनट रुको। वो उठती है, अपने पर्स को ढूंढने लगती है। उस पर्स में एक बहुत पुराना सा लेटर था, इसमें ये लिखा है, मैं जिस इंसान को ये खत लिख रही हूँ ना, वो एक ईमानदार बेटी है, बाप की ईमानदार बेटी है। मुझे ये कहते हुए अफसोस नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पापा एक ईमानदार अफसर थे, ईमानदार अफसर के तौर पर भी मर चुके हैं। उसे मारने वाले बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी ईमानदारी ने उसकी मार दिया, नहीं, वो एक ईमानदार अफसर थे, उसकी बेईमानी ने नहीं, उसकी ईमानदारी ने उसे मारा है। तो तुम उनकी बेटी हो, लोग जो कहेंगे तुम सुनोगी, शायद तुम इसके बाद तुम खुद को ख़त्म करने की कोशिश करोगी। तुम्हें ये ज़िंदगी बुरी लगेगी कि तुम्हारे डैड को तुमने बचपन से क्या देखा है, एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में एक ऐसी वर्दी में देखा है जो कभी दाग न लगी है, तुम्हारी माँ की वजह से या शायद तुम्हारे डैड की वजह से कभी उनकी वर्दी पर कोई भी दाग नहीं लगी है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, ताकत बनाना चाहिए और अपने डैड को बेगुनाह साबित करना चाहिए कि तुम्हारे डैड मुजरिम नहीं थे, एक ईमानदार अफसर थे। एक ईमानदार अफसर ने अपनी जान ईमानदारी की वजह से खोई है, ना कि बेईमानी की वजह से। इस चीज़ को साबित तुम कर सकते हो और जब तक तुम नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। आज तुम अपने आप को ख़त्म कर दोगे तो फिर क्या, तुम्हारे डैड के ऊपर तो यही दाग रहेगा ना, जो दाग तुम्हारी माँ ने कभी उनकी वर्दी पर आने नहीं दिया, कभी तुम्हारे डैड ने अपनी वर्दी पर आने नहीं दिया। तुम खुद को ख़त्म करके उस दाग को पूरी तरह से परमानेंट उनकी वर्दी पर लगा रही हो, इस टाइम की तरह कि हाँ, एक बेईमान की बेटी ने भी वही किया जो उसके डैड ने किया। खुदकुशी डरपोक इंसान करते हैं, ईमानदार लोग नहीं करते। और इसके बाद मैंने वादा लिया खुद से, आज मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन
आई मिस माई मॉम, आई मिस माई डैड यार। और रोने लगती है। तो वंशिका को बाहों में लेकर उसके सर को सहलाते हुए कहती है, मुझे पता है कि इस बार जो फील तुम कर रही हो, शायद मैं तुम्हारी इस फीलिंग को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, जो तकलीफ तुमने काटी है, जो चीज़ें तुमने सामने की है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें इस क्या कहकर तुम्हें इन चीज़ों ज़ख्मों पर मरहम लगाऊं। बस इतना कहूँगी, मैं तुम्हें कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, आने वाले कल में भी तुमसे प्यार करूँगी। और तुम खुश नसीब हो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी ही ज़िंदगी में अपने डैड को बेगुनाह साबित करवा दिया। और इस बात की तुम्हें खुशी होनी चाहिए, गम नहीं होनी चाहिए। आंसू है तो खुशी की होनी चाहिए, तकलीफ के नहीं। और आज तुम्हारे डैड जहाँ भी होंगे, जहाँ से तुम्हें देख रहे होंगे, और खुश होंगे कि मेरी बेटी ने आज उन मेरे ऊपर वो सारे एलिगेशन, वो सारे इल्ज़ाम, वो सारी चीज़ें हटा दिए जो वो नहीं कर पाए। शायद वो करना चाहते थे, शायद लड़ना चाहते थे, शायद वो लड़ भी रहे थे, इसलिए शायद उन्हें मार दिया गया था कि ये इंसान तो तोड़ने वाला नहीं है, ये इंसान टूटेगा भी नहीं। जेल लाइफ में गुजर रहा है, जेल के अंदर भी गुजर रहा है, लेकिन शायद वो अपनी चीज़ों से हटे नहीं होंगे ना, अपनी चीज़ों पर डटे होंगे, अपनी चीज़ें कर भी रहे होंगे। तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना इसे ही ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म करेंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एवरीथिंग। शायद वो कोशिश ख़त्म हो जाएगी जो तुम्हारे डैडा कर रहे थे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। ज़रा सोचो, तुम्हारे पे जिस तरह तुम कह रही हो ना, उससे तो मुझे यही लगता है तुम्हारे डैड एक मेहनती इंसान के साथ, ईमानदार अफसर के साथ साथ करने गुजरने वाले इंसान थे। शायद वो रुक भी नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें ख़त्म कर दिया गया था, उनके चैप्टर को क्लोज कर दिया गया था। बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अपने आप को संभालो, और अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी है यार। इस तरह तो कमज़ोर मत बनो, इस तरह कमज़ोर बन के मुझे ये मत बताओ मेरी गर्लफ्रेंड रोदू रोदू वाली गर्लफ्रेंड है यार। चाहो अपनी चीज़ें करो, अपनी मिशन को कंप्लीट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ होगा भी नहीं। इतना वादा तो मैं तुमसे कर सकती हूँ, मुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन तुम खुद को संभालो, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। बस इतना कहना है। अभी सुबह होने वाली, थोड़ी देर सो जा, अच्छा ये कहकर उसे उठाती है, पहले खुद लेटती है भावना, फिर वो अंशिका को अपने ऊपर लेती, उसके सर को सहला रही थी और उससे प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, उसे समझा रही थी। अंशिका जब ये सारी चीज़ें सुनती है तो सिर्फ इतना कहती है, आई लव यू, आई लव यू टू, बट शादी के बारे में सोचूंगी। तो जब ये सुनती है तो उसके कंधे पर मार के कहती है, अब भी सोचोगी क्या? मैंने कहा ना सोचूंगी सोचूंगी, तुम्हें यहाँ करने के लिए मुझे बहुत से सोचने पड़ेंगे भाई। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचती स्वीट हार्ट, तुम वहाँ नहीं सोचती जहाँ तुम्हें सोचना चाहिए, और तुम नहीं जहाँ नहीं सोचती वहाँ से तुम्हारी ये भावना सोचती है। तुम मेरे अंदर भावना बहुत है, नाम ही तो भावना है, तो भावना वाली चीज़ें नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी यानी यानी। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी सी चीज़ें करो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा, ज़्यादा परेशान मत हो। ये क्या करो, सो जाए वो, उसे सुला देती। और दूसरी तरफ जहाँ पर नीलम सिंघानिया अपने बेडरूम में आराम कर रही थी, तब उनके पास आती है करण सिंघानिया की मिसेस करण सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया सॉरी, मिस मिस करण सिंह सिंघानिया, बार बार कह देती हूँ। मिसेस सिंह आती है तो आकर कहती है, मेरा बेटा कैसा है? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी को कुछ करेगी नहीं? तो सिर्फ इतना कहती है, मेरी बेटी किसी बेगुनाह को मारती नहीं है। अगर तुम्हारा बेटा ईमानदार बेईमान नहीं है, गुनहगार नहीं है, तो उसे कुछ करेगी नहीं। लेकिन अगर वो गुनहगार निकला, उसका किसी चीज़ में भी हाथ हुआ, तो मेरी बेटी उसे माफ़ भी नहीं कर पाएगी, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और मेरी बेटी उन लोगों से बदला ले रही है जिन्होंने बचपन में उनके साथ उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। मेरी बेटी को मौत के मुंह तक पहुंचाया, मुझे मौत की मुंह तक पहुंचाया, तो मेरा बदला ले रही है। लेकिन मैंने अपनी बेटी से कहा था, जब तक कोई तुम्हें तकलीफ ना दे तब तक तुम उन्हें कोई तकलीफ नहीं दोगे, और उसने वैसी वादे पर निभाए। मेरी बेटी उन्हें तकलीफ नहीं देगी जिससे उन्हें तकलीफ नहीं दिया। तुम्हारे बेटे ने आज तक मेरी बेटी को तकलीफ नहीं दी है, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम्हारे बेटे को भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखो, मैंने शुरू से तुमसे कहा था तुम्हारा हस्बैंड गलत रास्ते पर है, अपने बेटे को दूर रखो उससे। किया था मैंने, सब कुछ किया था, लेकिन बेटा है ना, उनका नस्ल है, उनकी वारिस है, तो कैसे रोक सकती, कैसे? और रोने लगती है तो नीलम उन्हें समझाती है, चलो जो हुआ देखा जाएगा। लेकिन इस बार करण पागल हो चुका है, अपने पागलपंती में बहुत सी चीज़ें गलत करने वाला है वो, जानती हूँ। और उसे रोकेगा कौन? कोई ना कोई तो रोक लेगा।
कि तुम्हारी बेटी रोक पाएगी उसे? कहती हूँ हाँ, रोक पाएगी उसे, मुझे अपनी बेटी पर यकीन है। वही दूसरी तरफ जहाँ परी, काजल और आंचल एक जगह पर जाते तो आंचल कहती ये कहती ये मेरे हमारी मैडम का घर है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये घर उनके मोम डैड ने बनाया था। जब वो रिटायर होंगे तो यहाँ आके रहेंगे। तो वो कह सकते हो वंशिका की फैमिली ने बनाया था ये घर। उनका इरादा था जब वो रिटायर होंगे अपने बुढ़ापे को आखिरी सांस यहाँ पर गुजारेंगे अपनी वाइफ के साथ। लेकिन वक्त से पहले वो लोग चले गए थे। लेकिन इस घर के बारे में सिर्फ वंशिका को पता थे और किसी को नहीं। आज तक के कमिश्नर उनके कितने भी दोस्त थे उनमें से किसी को नहीं पता थी इस घर के बारे में। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यार से रखती है। जब भी मैम को परेशानी होती, टेंशन होती, वो यहाँ आ जाती है, अपने मॉम डैड की तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है। ये तस्वीर आंचल आंचल कहती है क्या हुआ परी से? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा मैंने ये तस्वीर कहीं देखी है। अच्छा, ऐसा कैसे? आई डोंट नो, बट देखी है, याद नहीं आ रहा, बट देखी है कहीं। ये है वंशिका मैम की मॉम और वंशिका मैम के फादर। ओह, बहुत खूबसूरत है और कमाल की जोड़ी है। लेकिन वंशिका ज़्यादा अपनी मम्मा पर गई है, पापा पर नहीं। हाँ, वो अपने पापा से बात बहुत करती थी, लेकिन लड़ांग रूम में वो अपनी मम्मा पर गई है। उनकी मम्मा भी बहुत खूबसूरत थी। तो मिली थी कभी उनसे? मिली थी, 2-3 दफ़ा तो मैं मिली थी उनसे। बहुत अच्छी लेडी थी और बहुत प्यार करती थी अपनी बीवी, अपने हस्बैंड एंड अपनी बेटी से, बेतनाशा। वो इसी तरह बात कर रहे थे, कहते अभी रात बहुत हो चुकी है, सो जाते, सुबह उठते हैं। तब उनके पास भी मैसेज आता था। तो कहती ओह, ये तो होना ही था। तो कहती क्या हुआ? परी पूछती कमिश्नर को मार दिया है उनकी वाइफ ने। लेकिन अभी पहले पर ये पता चला कि कमिश्नर को उनकी वाइफ ने मारा, लेकिन अभी ये इन्फॉर्मेशन आई कमिश्नर की वाइफ ने नहीं, किसी और ने कमिश्नर को मारा है। क्योंकि उनकी वाइफ के हाथ में जो गन थी, सर अक्सर अपने गन के गोले निकालते हैं, निकाल के सोते हैं। ओह, ये तो बहुत गलत काम किया था उन्होंने अपने साथ। अगर इस बीच उनके साथ कुछ हो जाता तो? नहीं ना, बेईमानों के साथ इतनी जल्दी सही कुछ गलत नहीं होता। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, बेईमानों के साथ कभी भी गलत नहीं होता। गलत होता है उन सही इंसानों के साथ। जैसे जैसे कि ये इंसान, इनके साथ बहुत गलत चीज़ें हुई थी, बहुत ज़्यादा। अब इनके साथ वे सारे जितने भी गलत इन्फॉर्मेशन, गलत चीज़ें लगी थी, अब वो हट चुकी है। और यू मीन टू से ये चेक एंड क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही समझ लो। ओके, वही दूसरी तरफ जहाँ भावना वंशिका को कस के करके वो उसे सुला देती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो थक चुकी थी इतनी चीज़ें करने के बाद। वहाँ दूसरी तरफ करण पागलों की तरह घूम रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो उस लड़की के बारे में पता लगा सके जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया है। तो वो कुछ लोगों को कॉल लगाता है, पता लगाओ कि माफिया क्वीन कौन है, राज सिंघानिया की बेटी की कोई तस्वीर लो, किसी जगह पर बनाओ, कंप्यूटर के जरिए बनाओ कि अब वो लड़की दिखती कैसी है, मुझे उसके बारे में एवरीथिंग जानना है, सब कुछ जानना है, पता लगाओ। इतना तो साइंस टेक्नोलॉजी हो चुकी है ना कि जवान को बूढ़ा, बूढ़े को जवान कर देती है। तो पता लगाओ 8 साल की लड़की अब इस एज में कितने लगेगी, कैसे दिखेगी, कैसे रहती है, कैसे, सब कुछ पता लगाओ। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, इतना माला माल करूंगा, बस एक दफ़ा मुझे ये बताओ कि ये दिखती कैसी है। सुना तुमने? मैं तुमसे कह रहा हूँ पता लगाओ ये दिखती कैसी है। मैं तुम्हारे पास तस्वीर भेज रहा हूँ, जितनी भी तस्वीर हो सके मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। सबको दो, सबको बताओ, इसका नया चेहरा बना के मुझे दे। मैं उन सारी लड़की को ढूंढूंगी जो उस चेहरे की लगेगी। बस ये आखिरी ऑप्शन है मेरे पास, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। बर्बाद कर दूंगा राज संघानिया की नस्ल को, ख़त्म कर दूंगा उसकी नस्ल को, उसके जड़ों को, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। बस एक दफ़ा मेरा बेटा मेरे हाथों में पहुंचा, सही सलामत मिल जाए मुझे, बस एक दफ़ा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। कमेंट्स आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। आज स्टोरी आई है, शायद कल ना आ पाए, फिर भी कोशिश कर रही हूँ लॉन्ग से लॉन्ग स्टोरी करने की। एक साथ 3-4 एपिसोड डाल रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, मैसेज में कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, और आपकी मैसेजेस का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है।
अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और हाँ, कल लाइफ आई थी मिस तेरीम तहसीम या तेरीम, सॉरी, जो भी है, मैं मिस आई थी लाइफ, और मैंने मिस कर दिया था क्योंकि परसों आई थी, हफ्ते के दिन मेरे कज़नों की रिसेप्शन थी, वहाँ पर गए हुए थे, तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी नहीं। आई होप आप लोगों ने उनकी रिकॉर्डिंग एंजॉय की होगी, लाइव एंजॉय किया होगा। और हाँ, आजकल यूट्यूब बाबा मुझे भी चाहते कि मैं भी लाइव आऊँ। यार लाइव आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लाइव में आप लोगों के कमेंट्स नहीं सुनूँ, जवाब ना दूँ, तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो आप बताइए कि मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ। मैं आप लोगों के जवाब का इंतज़ार करूँगी कि आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ या नहीं आऊँ। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर, और आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से ही इंतज़ार रहता है। थैंक यू गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच।